आरसीबी की सोशल मीडिया पे हो रही झूठी बदनामी, जबकि इन्होंने पिछले ऑक्शन से किया है बढ़िया काम। विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो ये वीडियो देख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ज्वलंत मुद्दे की। हो क्या रहा है, सोशल मीडिया में इस समय एक टॉपिक ट्रेंडिंग में है, वो है आरसीबी टीम को लेकर कि ऑक्शन में इन्होंने आखिर किया क्या है। और लोग क्या बोल रहे हैं, पीछे के जो प्लेयर्स हैं जिनको इन्होंने नहीं लिया है और उनके जगह जो नए प्लेयर्स लिए हैं ना, लोग कंपेयर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आरसीबी ने तो पिछले बार से भी खराब टीम खड़ी कर दी। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है, देखेंगे हम वो इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो कर देना है जल्दी से लाइक और शेयर। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर हैं क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर देंगे। और अगर आप फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए, यहां पे हम दोनों ईयर का स्क्वाड का ज्यादा कंपेरिजन नहीं करेंगे, हम बेसिकली कंपेयर करेंगे ना जो प्लेयर्स को लेकर सोशल मीडिया पे आरसीबी बदनाम हो रही है और उनके जगह जो रिप्लेसमेंट प्लेयर आए हैं, ठीक। और उसमें हम देखेंगे क्या वाकई में आरसीबी को बदनाम करना चाहिए या बल्कि आरसीबी ने जो बोल्ड डिसीजन लिए हैं उसके साथ हमें जाना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए, सबको मालूम है आरसीबी अभी तक ट्रॉफी नहीं जीत पाई है। हम भी एज ए आरसीबी फैन सोचते हैं कि नहीं भाई ट्रॉफी जीते, लेकिन हर बार आरसीबी क्या करती है आप सोचिए, स्टार्स के पीछे भागती है बैटर्स में, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है, इनकी बॉलिंग हो जाती है कमजोर और ये टीम बैलेंस कभी रह ही नहीं पाती, इसलिए ट्रॉफी नहीं जीतती है, ठीक। तो इस बार आरसीबी ना, उन्होंने क्या किया, लीग से हटकर जाने की सोची। उन्होंने कहा हम स्टार्स को नहीं खरीदेंगे, जो फॉर्म में चल रहे प्लेयर उनको खरीदेंगे। तो यार ये काम बहुत सी टीमें करती हैं, सीएसके ऐसा करती है, ऐसा करके सफल है, मुंबई ऐसा करके सफल है और केकेआर ने भी लास्ट सीजन वही किया था, सफल है। तो फिर आरसीबी क्यों नहीं सफल हो सकती। तो अगर आरसीबी आपकी फेवरेट टीम है यार, तो आपको इस बोल्ड डिसीजन के लिए ना आरसीबी की तारीफ करनी चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आरसीबी पहली बार लीग से हटकर परफॉर्मर्स पर ध्यान दे रही है, स्टार प्लेयर्स पे नहीं। इससे पहले आरसीबी स्टार प्लेयर्स पे ध्यान देती थी और परफॉर्मर्स को छोड़ देती थी। तो देखते हैं, कंपेयर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। 5-6 प्लेयर जो रिप्लेसमेंट आए हैं पुराने प्लेयर से, सबका कंपैरिजन करेंगे और फिर लास्ट में मैं बताऊंगा कि सोशल मीडिया के लोग क्यों गलत हैं और आरसीबी के इस बोल्ड मूव के लिए ना हमें उनकी दाद देनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है कि ओपनिंग में इन्होंने फॉफ डु प्लेसिस को नहीं लिया, ठीक। लिया किसको है, फिलिप साल्ट को लिया है, ठीक। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये है कि देखिए, फॉफ डु प्लेसिस की उम्र हो चली है, 40 के ऊपर हो चुके हैं, ठीक। ये भी बात ध्यान देना है। फिलिप साल्ट अभी युवा हैं और इस समय ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब मैं टैलेंट की बात नहीं करूंगा, टैलेंटेड बल्लेबाज फॉफ डु प्लेसिस ज्यादा है, टेक्निकली करेंट फॉफ डु प्लेसिस ज्यादा है। लेकिन एक बार थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आरसीबी की पिचेज कैसी होती हैं। आरसीबी की पिचेज होती है पाटा और ऊपर से इनका मैदान होता है छोटा, ठीक। तो 14 में से 7 मैचेस तो इनको यहां पे खेलना है, तो प्लेयर उसके हिसाब से होने चाहिए। और फॉफ डु प्लेसिस बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं, लगातार इन्होंने रन भी बनाया है। लेकिन प्रॉब्लम जानते हैं क्या है, आरसीबी को चाहिए इस समय, अगर आपको कंपीट करना है तो आपको देखना पड़ेगा ना कि लास्ट ईयर केकेआर ने क्या किया था, एसआरएच ने क्या किया था। वो लोग इसलिए सफल हुए थे कि क्योंकि उन्होंने भी पाटा ट्रैक बनाया था और शुरुआत के 6-6 ओवर में ना वो 100-100 रन टारगेट कर रहे थे। तो भाई आपको एक ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो पावर प्ले को मैक्सिमाइज कर सके और फिलिप साल्ट में वो क्षमता है। सबसे बड़ी बात कि ये पावर प्ले को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। फॉफ डु प्लेसिस बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन ये मोस्टली 1 या 2 सीजन खेलने वाले हैं। तो आपको एक लॉन्ग टर्म का प्लेयर चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा प्लेयर चाहिए जो पावर प्ले को मैक्सिमाइज कर सके और वो काम फिलिप साल्ट बखूबी कर सकते हैं। और इन्होंने दिखाया है कि जहां मूव होगी, टर्न होगी, वहां ये भले ना चले, लेकिन जहां बॉल बल्ले पे आसानी से आएगी ना, वो फिर इनके बल्ले से लग के आसानी से बाहर भी जाएगी। पिछले साल केकेआर के सफलता में इनका भी बड़ा योगदान था और केकेआर के ट्रैक्स वैसे ही होते हैं और उससे छोटे बाउंड्री के होते हैं। तो भाई ये अच्छा काम कर सकते हैं कि नहीं। तो इन्होंने सॉल्ट को लिया है डु प्लेसिस की जगह, ठीक। एक तो यहां पे आप मुझे लगता है मानेंगे कि हाँ कंसिस्टेंट थोड़े कम है, लेकिन जिस मैच में ये 6 ओवर टिके उसमें इतना ज्यादा एडवांटेज दे देंगे कि शायद ये मैच जिता के जाए। और डु प्लेसिस लास्ट सीजन उतना नहीं चले थे, ठीक। एक बात। दूसरी बात अब बात करते हैं कि सबसे बड़ी बात हो रही है कि विल जैक्स को इन्होंने आखिर क्यों नहीं लिया। 5 करोड़ में ही मिल रहे थे, आरटीएम का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। अब थोड़ा सा अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो आपको मैं एक बात बता दूं
कि विल जैक्स कभी भी पूरे कैरियर में कंसिस्टेंट नहीं है। दूसरी बात, आईपीएल के बाद से विल जैक्स का फॉर्म उठा के देखिएगा इंटरनेशनल क्रिकेट में, भाई बल्ला उनका बोला ही नहीं है। अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ जहां पे सॉल्ट सेंचुरी मार रहे थे, टी20 में सब कर रहे थे, अटैकिंग नॉक खेल रहे थे, वहां विल जैक्स 100 के स्ट्राइक रेट से, जिस मैच में 30 पार किया है ना, वहां पे 100 से 110 का स्ट्राइक रेट है। मतलब एकदम डिफेंड कर रहे थे दबाव में आके। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय ये कितने खराब फॉर्म में चल रहे हैं। पिछले ईयर इन्होंने एक सेंचुरी मारी थी, उसके बाद इनका नाम हो गया कि सेंचुरी बनाया था इन्होंने, लेकिन ओवरऑल कंसिस्टेंसी विल जैक्स का ना बहुत ही कम है। पिछले आईपीएल के बाद से फॉर्म इनका गंदा चल रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में। इक्का दुक्का नॉक बस इंटरनेशनल क्रिकेट में आए हैं। तो आप बताइए, विल जैक्स जो कि अभी प्रूवन परफॉर्मर है ही नहीं, तो फिर कितना विश्वास करेगी आरसीबी। तो आरसीबी ने अगर इनके जगह एक युवा टैलेंटेड बल्लेबाज जैकब बेथेल को लिया है तो क्या गलत किया है। अब बेथेल का आप थोड़ा सा रिकॉर्ड उठा के देखिएगा, बेथेल भरोसेमंद है, इनकी हिटिंग पावर भी बड़ी बहुत तगड़ी है, बॉलिंग बैकअप ये भी आपको देंगे। और अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ ना टी20 में 2 मैच विनिंग नॉक खेल के आए हैं जैकब बेथेल। मतलब इनका फॉर्म इनके साथ है और ये बहुत ही हाईली रेट किए जाते हैं। तीनों फॉर्मेट में अब इनका डेब्यू होने वाला है। अभी टेस्ट मैच में भी सेलेक्ट कर लिए गए प्लेइंग 11 में, तो तीनों फॉर्मेट में डेब्यू करने वाले हैं। विल जैक्स से ज्यादा कंसिस्टेंट हैं और अभी इंग्लैंड से ये लगातार मतलब कुछ ही मैच खेले, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट प्रभावित किया, जब भी बैटिंग आया। बॉलिंग इनकी बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी नहीं अच्छी है, और प्लस बैटिंग में ज्यादा कंसिस्टेंट है और ये 6 विक्स बहुत आराम से मारते हैं। स्पिन के भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं। तो इन्होंने अगर जैकब बेथेल जैसे टैलेंटेड ऑलराउंडर पे भरोसा किया है तो क्या गलत किया है। अब बात करते हैं और हम कंपैरिजन करेंगे मैक्सवेल और लियाम लिविंगस्टन की। ठीक, पिछले आईपीएल के बाद से पिछले आईपीएल में तो आपने देखा ही था 5 का एवरेज था मैक्सवेल का। ठीक है, अगर वो अफगानिस्तान वाली पारी छोड़ दें तो भाई पिछले 1-1.5 साल से मैक्सवेल के बल्ले से प्रदर्शन ही नहीं आया है, लगातार स्ट्रगल किए हैं। अभी पाकिस्तान खिलाफ एक मैच वही टी20 वाला जो था 7 ओवर का, उसमें ये चले हैं, नहीं तो सुपर फ्लॉप वनडे और उसमें रहे। वहीं लिविंगस्टन जिनका फॉर्म थोड़ा सा बीच में गड़बड़ हुआ था, लेकिन पिछला आईपीएल अच्छा गया था और साथ ही साथ इस समय कह सकते हैं कि कैरियर के बेस्ट फॉर्म में चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार अच्छे नॉक्स खेले हैं और उसके बाद अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी बेहतरीन फॉर्म में है। और सबसे बड़ी बात, दोनों हाथों से गेंदबाजी कर लेते हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, ऑफ ब्रेक दोनों कर जाते हैं। तो भैया अगर मैक्सवेल से बहुत अच्छा फॉर्म लिविंगस्टन का चल रहा है तो इन्होंने लिविंगस्टन को प्रीफर किया, तो क्या गलत किया। ठीक, एक कंपैरिजन ये भी देख लिया। और लिविंगस्टन इस समय अपने पूरे कैरियर के सबसे बेस्ट फॉर्म में, ये ध्यान रखिएगा। और मैक्सवेल अपने पूरे कैरियर के ना सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। मैक्सवेल मैच विनर है, नो डाउट, प्रूवन परफॉर्मर है, लेकिन इस समय ना इनका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है। और आरसीबी ना, अगर पिछले सीजन इन्होंने 5 के एवरेज रन बनाया था, अगर 2-3 मैच फिर फ्लॉप हो जाते हैं ना तो इनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, ये फिर से अपने आप को ड्रॉप कर लेंगे। तो आरसीबी ने रिस्क ना लेके अगर लिविंगस्टन को लिया है तो इसमें क्या गलत किया है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर आता है नंबर कैमरून ग्रीन का। तो कैमरून ग्रीन तो अवेलेबल ही नहीं थे, नहीं तो ये रिटेन होने वाले थे। तो यहां पे तो आरसीबी का दोष आप दे ही नहीं सकते, कैमरून ग्रीन अवेलेबल नहीं थे। अब इनके रिप्लेसमेंट में इन्होंने एक इफेक्टिव ऑलराउंडर रखा है। एक तो आप टीम डेविड को रख सकते हैं जो फिनिशर है, हालांकि डेविड का फॉर्म खराब है तो मैं इस पे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन ग्रीन अवेलेबल नहीं थे। ठीक, तो इनको चाहिए था एक लास्ट में हिटिंग वाला, तो डेविड को रख लिया। अब मान लीजिए डेविड का फॉर्म खराब रहता है तो इनके पास सेफर्ड है जो कि हिटिंग अच्छा करते हैं और 2 ओवर इनसे पूरा ओवर नहीं करवाया जाएगा, ये भी कंफर्म है। तो 2-3 ओवर गेंदबाजी के लिए बुरे भी नहीं है। और हिटिंग आपने पिछले सीजन मुंबई से देखा होगा इनका, और अभी इंग्लैंड के खिलाफ 2-3 इन्होंने 30+ का नॉक खेला है, वो भी काफी अटैकिंग। तो अटैकिंग बल्लेबाज हैं, ये प्रूव कर चुके हैं अपने अटैक को, छक्के अच्छे मारते हैं और साथ ही साथ ये आपको 2-3 ओवर बॉलिंग देते हैं। तो यहां पे भी एक अच्छा डिसीजन आरसीबी ने लिया है और जो फॉर्म में चल रहे हैं उन प्लेयर्स को इन्होंने प्रेफरेंस दिया है। तो मुझे तो नहीं लगता यार कि नामों को छोड़ के अगर ये परफॉर्मर्स के पास गए हैं तो कुछ भी गलत किया है। आगे बढ़ते हैं। अब फिर आते हैं करण शर्मा और यहां पे सुयश शर्मा। ठीक, यहां पे मैं ज्यादा वो नहीं बोलूंगा, क्यों? क्योंकि करण शर्मा भाई इनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन फॉर्म बहुत अच्छा उतना नहीं रहा है। और सुयश शर्मा थोड़ा सा मिस्ट्री टाइप के स्पिनर है, क्विक लेग ब्रेक के लिए जाने जाते हैं। एक सीजन इन्होंने बड़ा ज्यादा प्रभावित किया, लेकिन लास्ट सीजन फॉर्म अच्छा नहीं था और अभी सैयद मुश्ताक वाले में इनकी पिटाई भी हुई है। तो ये वाला ज्यादा कंपेरिजन भी नहीं करना चाहिए और उसका रीजन यही है कि ये लोग उसमें आएंगे, किसमें? इंपैक्ट प्लेयर वाले में आएंगे बेसिकली। करण शर्मा भी उतना अच्छा नहीं कर रहे थे, सुयश शर्मा भी उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो आरसीबी ने दिमाग लगाया है कि यार क्यों ना हम एक मिस्ट्री स्पिनर को ले लें, हमारा बजट थोड़ा सा कम था तो इन्होंने एक मिस्ट्री स्पिनर को ले लिया। तो यहां पे बस एक कह सकते हैं कि
ब्लफ खेला है आरसीबी ने कि क्या पता ये डिसीजन सही हो जाए, क्योंकि करण शर्मा भी बहुत खास नहीं कर रहे थे। तो इस कंपैरिजन को मैं ज्यादा नहीं रखता हूं, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है सिराज और भुवी का नंबर, ठीक। तो अब यहां पे बात करते हैं। तो देखिए सिराज इतने सालों से आरसीबी से खेल रहे हैं, एक सीजन इन्होंने अच्छा किया जब इकोनॉमिकल बॉलिंग किया है, नहीं तो पूरी दुनिया जान चुकी है कि सिराज मूविंग वाले ट्रैक पे अच्छा करते हैं, पाटा ट्रैक्स पे उनकी पिटाई होती है, और अगर बाई चांस इकोनॉमिकल भी रह गए तो विकेट उनको नहीं मिल पाता, ठीक। ये पूरी दुनिया जानती है, इतना जानते हैं ना आप। अब आते हैं सामने भुवी, जो कि आईपीएल के प्रूवन परफॉर्मर हैं, वन ऑफ द टॉप विकेट टेकर्स में से एक हैं, और गलती से ना इस बंदे को मूवमेंट मिल गया हल्का भी तो 1-2 विकेट शुरुआत में साफ कर देता है। डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है, इनको अभी भी लोग नहीं हिट कर पाते, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं, ठीक। तो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट भी हैं भुवी। और अभी यूपी टी20 में भाई बंदे ने 4 ओवर में 4 रन दिए थे, 3 ओवर में 1 में 3 रन दिए थे, तो अभी भी जलवा कायम है। और अभी वर्ल्ड कप से पहले ना इनको वो लोग कह रहे थे वापस लाओ इंडिया टीम में, इस हिसाब से इनका प्रदर्शन चल रहा था। तो अगर सिराज से इनको वो फायदा नहीं मिला है, उससे ये शिफ्ट हुए हैं भुवी पे, और जो कि अच्छे फॉर्म में है, तो क्या गलत किया आरसीबी ने। आगे बढ़ते हैं, और एक कंपैरिजन है, वो है कि अल्जारी जोसेफ को इन्होंने हटा दिया, जिनकी पिटाई हो रही थी, विकेट जरूर लेते थे, और उनके जगह लिया है किसको, जॉस हेजलवुड को, जो कि टी20 के नंबर 1 गेंदबाज भी रह चुके हैं, और ये नंबर 1 पे रहते, लेकिन बीच में इंजर्ड हो गए, फिर ऑस्ट्रेलिया ने रेस्ट देना स्टार्ट कर दिया गेंदबाजों को, इसलिए ये नंबर 1 से हटे थे, नहीं तो बढ़िया गेंदबाजी करते थे। और लास्ट सीजन तो ये खेले नहीं थे, उसके पीछे सीएसके से आपने देखा होगा कितनी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। अब इनके साथ चलते हैं तो भैया इनको भी मूवमेंट मिलता है ना, तो आपको 1-2 विकेट शुरुआत में ही दे देंगे। कटर्स जब से सीखे हैं ना, ये सीएसके वाला स्टिंट जब से इनका था, तो उसके बाद से टी20 के एक लीडल गेंदबाज हो चुके हैं, ये विकेट टेकर बन चुके हैं, और इवन डेथ में भी विकेट लेते हैं कटर्स का इस्तेमाल करके। तो अगर ये अल्जारी जोसेफ से हेजलवुड पे शिफ्ट हुए हैं तो क्या गलत किया इन्होंने। तो इन्हीं सबों को लेके ना सोशल मीडिया पे आरसीबी की बदनामी हो रही है, लेकिन रियलिटी ये है कि आरसीबी ने क्या किया है कि पिछले 1 साल से जो प्लेयर नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, भले ही उनका नाम बड़ा हो, उनको हटाया है, और जो पिछले 1 साल से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि आरसीबी की झूठी बदनामी हो रही है, और आरसीबी इस बार सीएसके के राह चली है ऑक्शन में, तो कहीं से भी गलत नहीं। अपने पिच को देखते हुए और परफॉर्मर्स को देखते हुए एक सही निर्णय लिया है मेरे हिसाब से। और उसके अलावा कुछ प्लेयर्स हैं जिनका मैंने बात नहीं किया, तो वो भी देख लेते हैं। कुणाल पांड्या रह के बल्ले से भी कर जाते हैं अच्छा, और उसके अलावा गेंदबाजी भी ठीक है, तो महिपाल लोमरार से अच्छे ऑप्शन है ना, महिपाल लोमरार खेल रहे थे, तो गेंदबाजी भी अच्छा कर जाते हैं, कभी कभी लाइन लेंथ के लिए भी जाने जाते हैं, तो अच्छे ऑप्शन है। नुआन तुषारा अगर कोई फ्लॉप होता है तो भाई डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं, थोड़ा स्लिंगी एक्शन भी लाके देते हैं, तो ये भी ठीक ठाक है। लुंगी एंगिडी को भी इन्होंने रख लिया, जो कि विकेट टेकर है, अगर टीम को विकेट की जरूरत होगी तो ये भी आ सकते हैं। फिर रसिक दर सलाम है, जो अपने पेस के लिए जाने जाते हैं 140+, और वहां पे कटर्स का भी इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली से लास्ट सीजन इंप्रेस किया था, तो विजय कुमार विश्चक जो काम नहीं कर पा रहे थे, उनके जगह इन्होंने सोचा कि भाई दिल्ली से ये अच्छा किए, तो हम इनको रख लेते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता आरसीबी ने कहीं से भी गलत निर्णय लिया है। आप ये कंपैरिजन देखिएगा, फिर बताइएगा कि आरसीबी ने पिछली बार से अच्छी टीम सेलेक्ट की है कि नहीं की है। वो अलग बात है, बैक फायर कर जाए डिसीजन, लेकिन इन्होंने परफॉर्मर्स पर ध्यान दिया है, स्टार पे नहीं गए हैं कि नहीं भाई आपके साथ ये है कि आप तो बड़े प्लेयर हैं, बड़े प्लेयर्स पे नहीं गए हैं। और यार बड़े प्लेयर्स पे अभी तक इनको ट्रॉफी नसीब नहीं हुई है, तो क्यों ना परफॉर्मर्स पे ध्यान दे के एक गैम्बल खेल लें और वहां पे ट्रॉफी ही जीत जाए। तो इसीलिए मैं आरसीबी की तारीफ कर रहा हूं कि आरसीबी ने इस बार परफॉर्मेंस पे ध्यान दिया है, और ये चेंज ऑफ स्ट्रेटजी से ना कई लोग हक्के बक्के हैं। तो कुल मिला के आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आरसीबी ने अच्छा निर्णय लिया है कि खराब लिया है। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।